तो इसीलिए बोला जाता है कि नमकीन जो जल होता है उसमें ध्वनि की चाल तो हमें पता चल गया कितना होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि निर्वात में जल की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में जो ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वो जीरो होती है। क्यों होती है? वो इसलिए होती है, निर्वात में कोई वातावरण नहीं होता, और वातावरण नहीं होता है तो ध्वनि को जो है, जो एक तरंग है, वेव तरंग है, उसको आगे ट्रांसफ़र होने में दिक्कतें आती है या माध्यम नहीं मिल पाता है, इसलिए निर्वात में ज़ीरो माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे अगर देखिए तो क्या है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि मतदान करने की जो आयु सीमा वो 18 वर्ष कब की गई थी? तो पहले 21 वर्ष हुआ करता था। तो संविधान का जब 61वां संशोधन 1989 में हुआ था, कि 1989 ईस्वी में जो 61वां संशोधन हुआ, उसी में संविधान के बाद, संशोधन के बाद, जो वोट करने का, जो मतदान करने का आयु सीमा 21 वर्ष था, उससे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। आज है शुक्रवार और आज हम लोग आ चुके हैं जीके का इंपॉर्टेंट सेट लेकर, सेट नंबर 21। बहुत इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फिर से हम लोग वही क्वेश्चंस उठाए जो एग्जामिनेशंस में 3 वर्ष ज़्यादा पूछे गए हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस लेके आया हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आते क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस मोर। देखो, जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मेरा वीडियो देखा कीजिए तो आप कॉपी पेन हमेशा रखा कीजिए, क्योंकि हम ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे बताते हैं जो एग्जामिनेशन से पूछे गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हम लोग, है ना। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में आएंगे, तो उनको लिख लिया कीजिए कॉपी पेन में। ये गलती मत कीजिए कि मत नहीं लिख रहे हो आप लोग, तो ज़रूर लिखा कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? किसकी बात करें? कवि कालिदास। नहीं, कालिदास भी क्या थे? एक कवि थे। वो किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या अशोक? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहीं कहीं आपको दिखेगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिख जाए ऑप्शन में, या चंद्रगुप्त सेकंड दिख जाए, दोनों सेम ही है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कवि कालिदास जो थे वो एक संस्कृत के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, और उन्होंने संस्कृत भाषा में बहुत सारे रचनाएं भी की हैं, इसलिए कवि कालिदास जो संस्कृत के कवि थे, और वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। कवि कालिदास जो है, उनके द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं वो है मेघदूत, ये एग्जाम में आ चुका है, मेघदूत कई बार आ गया है। कुमार संभव, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, कुमार संभव। और तीसरा जो है रघुवंश, रघुवंश ये भी एग्जाम में कई दफ़ा आ चुका है। तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, कई बार ये एग्जाम में आ गया है। तो सही जवाब इसका क्या था? बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते देते क्या है, भोजन में कौन सा तत्व है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है? जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होता है, या किसी भी सजीव चीज़ में जिसमें ऊर्जा की जरूरत होती है और वो भोजन से परिपूर्ण होता है, तो उसे मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है खनिज। खनिज जो है बहुत ही मदद करता है ऊर्जा स्रोत मिलाने में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वैसे ये आईडी भी दिया गया, आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही ये 21वां सेट है, इसके पहले 20 सेट हो चुके हैं। अगर आपने कोई सेट नहीं देखा, आप हमारे नए यूज़र हो, आप हमारे नए वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक सबसे पहले दिया गया, आप सारे वीडियोस को देखिए। सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, है ना। एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, या फिर बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं, तो स्ट्रैटेजी के में बहुत मदद करेगा। या फिर किसी स्टेट का पीसीएस हो या पुलिस की तैयारी, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो आपको बहुत ही मदद करने वाला है। तो आप प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम लोग जो वीडियो लाते हैं ना, हम लोग वीडियो लाते हैं सप्ताह के 3 दिन। कौन कौन सा दिन? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। आज शुक्रवार है, अगला वीडियो सोमवार को आएगा। 25 क्वेश्चन हर वीडियो में होता है, और वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, ऑप्शन क्या क्या वो देखिए, 8 मई, 5 अगस्त, 2 जून और 9 नवंबर। भाई आपको अगर जवाब पता है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला कीजिए आप लोग, है ना। तो आप लोगों ने इससे क्या होगा, रिवीजन होगा, आपसे कॉन्फिडेंस बनेगा, है ना। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या है? 8 मई। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो गया। और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है हेनरी डुनेंट, क्या नाम है? हेनरी डुनेंट जो है, उनके जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। तो सी, ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं।
पॉपिंग क्रीज खेल किस खेल से जुड़ा है? क्या है पॉपिंग क्रीज? ये शब्द किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। सही जवाब क्या होगा? तो क्रिकेट से जुड़ा है पॉपिंग क्रीज, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहले ये जानते हैं कि WHO है क्या। जो WHO है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये कुछ कंट्रीज़ का ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक स्वास्थ्य का जो है एक एजेंसी है जो कि हेल्थ रिलेटेड इशू, जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उस समस्याओं का ये निराकरण करती हैं, उसके प्रति अपना भाव व्यक्त करती हैं, है ना। तो जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू होता है विश्वव्यापी, कोई महामारी आ गया किसी, जैसे अभी कोविड हुआ था, तो कोविड का जो भी केस हर कंट्री में चल रहा, WHO उसके अंदर इन्वॉल्व था, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये आपको समझ में आ गया। इसके कितने सदस्य मेंबर हैं? इसके 194 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अब आते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कई बार ये जितने पॉइंट हमने बताया कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका काम क्या है, ये से कितने सदस्य देश हैं, ये कई बार एग्जाम में सारे के सारे आ चुके हैं। तो जेनेवा इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, पिट्यूटरी, यकृत और पीनियल। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। और आता है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? आप ये जान लीजिए, आंसर तो पता चल गया, सी इसका है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। लेकिन सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? तो ये पीनियल जो देख रहे हैं ना, ये मस्तिष्क का एक भाग है, मस्तिष्क के बगल में होता है, ये सबसे छोटा ग्रंथि है। चलिए एक क्वेश्चन और जानते हैं, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि तो वो है पीयूष ग्रंथि। ये एग्जाम में आ चुका है, लिख लीजिए, पीयूष ग्रंथि को सब मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या बोला कि हमारा जो वीडियो आता है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, कैसे वीडियोस आते हैं आपको पता है कि वो जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, आप SSC की, रेलवे की या किसी भी स्टेट का, PCS का, पुलिस का, किसी भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ जीके पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव जीके है ना, ऑब्जेक्टिव जीके जहाँ पूछा जा रहा है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर से मिले, आपको वीडियो मिस ना हो। और कोई वीडियो मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? नई दुनिया का महाद्वीप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप। तो अमेरिका को नई दुनिया का महाद्वीप कहते हैं। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य की सुनने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? बहुत बढ़िया, जो हमारा हियरिंग पावर है ना, सुनने की क्षमता तो कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, ध्यानेंद्र पाली, ऑप्टिक पाली और इनमें से कोई नहीं। तो बी इसका राइट आंसर। ध्यानेंद्रीय पाली जो है वो हमारे शरीर में अंदर, मनुष्य के अंदर सुनने की क्षमता, बी जो हियरिंग पावर है उसको नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन हमने शायद इसके पिछले वीडियो में भी कवर किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर टकराया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके। तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 280 के तहत, 280 अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, 280 के तहत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? देखो, जो जरा दृष्टि दोष है ये कौन सा है? ये आँख का जो दृष्टि दोष है, 3 तरह का दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और जरा दृष्टि दोष में क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीज़ें दिखती है, दूर की नहीं दिखती। देखिए थोड़ा उल्टा है, समझिए यहाँ पे। और दूर में क्या होता है, दूर की दिखती है, निकट की नहीं दिखती है, लोग गलती कर जाते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में क्या है, दोनों का हाइब्रिड है, दोनों हल्का हल्का होता है। और इसमें फोकली जो लेंस होता है, जिसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। इसको कहीं कहीं द्विफोक्सी भी यहाँ पे ऑप्शन में है और कहीं कहीं आपको बाईफोकल लेंस का ऑप्शन मिलेगा। सुन लीजिए फिर से, बाईफोकल ये लेंस भी है जो जरा दृष्टि दोष को दूर करता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हमारा पढ़ाने तरीका आपको कैसा लगता है, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो आप लिखिए गुड, अगर बहुत अच्छा लगता है लिखिए वेरी गुड, और अगर कुछ कमी है तो आप लिखिए पुअर। और ज़रूर बताइएगा वीडियो में हमने क्या गलती की, अगले वीडियो में हम आने की कोशिश करेंगे, है ना, कि उसको इम्प्रूव कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा,
प्यार दीजिएगा वीडियो को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें स्वपोषी है। स्वपोषी क्या आता है? जो खुद से पल जाए, है ना। पुष्प, शैवाल, यष्ट और इनमें से कोई नहीं, स्वपोषी है। तो जिसमें है शैवाल जो होता है वो ऑप्शन कौन सा है? बी। शैवाल जो होता है वो स्वपोषी होता है। बी इसका राइट आंसर हो गया। बायोलॉजी क्वेश्चन था ये। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया, ये पहली बात जान लो। ऊष्माशेषी है, ऊष्माक्षेपी है, उष्मा अपघटन, द्विअपघटन है और इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन क्या होता है? जब आप ऑक्सीजन लेते हैं फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जब छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यहाँ पे और एक गर्म निकलता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मतदान करने की उम्र 18 वर्ष कब की गई थी? अभी हमने पढ़ा था कि संविधान का 61वां संशोधन हुआ था 1989 में, जिसमें कि 21 वर्ष था पहले, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। राइट आंसर हो गया सी, दैट इज 1989। 1989। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसे पादप कोशिका की रसोई कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ गया है और इसका सही जवाब है हरित लवक। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या आप सारे पॉइंट्स जो हम अलग से बताते हैं आप उसको लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो गलती कर रहे हैं, आप ज़रूर लिखिए। और आप हमारा 10 सेट देखिए, आपका जीके का ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तापमापी, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मीटर और आमीटर। तो आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत भी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार देखा गया, हर एग्जाम में देखा गया है। धान का डलिया का किसका उपनाम है? तो सही जवाब है छत्तीसगढ़। डी बच्चा को उसका जवाब पता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय अवधि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय अवधि क्या है? मई से अगस्त, नो। दिसंबर से मार्च, नहीं। जून से सितंबर, यस। सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी क्या कहलाते थे? पैगंबर मोहम्मद, इतना पता है, इस्लाम धर्म इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी क्या कहलाते थे? खलीफा, खरजी, वजीर और नन ऑफ दिस। तो खलीफा कहलाते थे पैगंबर धर्म के अनुयायी। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको आज का क्लास, और वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा। महाजनपद काशी की राजधानी कहाँ थी? आप किसी की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एसएससी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीसीएस बनने का सपना है, आप ज़रूर बताइए आपकी तैयारी किसकी हो रही है और कैसे चल रही है, और आप ज़रूर बताइएगा हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। महाजनपद काशी की राजधानी कहाँ है? अयोध्या, मथुरा, आगरा और वाराणसी। काशी, वाराणसी। डी इसका राइट आंसर हो गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए टोटल कितने महाजनपद हैं, ठीक है। बीरबल को कविप्रिय की उपाधि किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कविप्रिय किसको बोलता था? बीरबल को कविप्रिय बोला जाता। ये किसने उपाधि दी थी? कविप्रिय की उपाधि बीरबल को किसने दी थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर और अबुल फजल। सही जवाब क्या होगा? तो अकबर इसका सही जवाब है। सी इसका राइट आंसर हो गया। तो अकबर ने ही बीरबल को कविप्रिय की उपाधि दी थी। लहसुन में गंध की उपस्थिति, जो लहसुन में गंध होता है वो किसकी उपस्थिति होता है? फास्फोरस, सोडियम, सल्फर या क्लोराइड। तो प्याज हो या लहसुन हो, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए दोनों क्वेश्चन आ चुका है। प्याज हो या लहसुन, दोनों में जो गंध होता है वो सल्फर की वजह से होता है। सी इसका राइट आंसर हो गया, लिख लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? सापेक्षता सिद्धांत पास्कल, बर्नौली, बॉयल और अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। डी इसका राइट आंसर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्याज ले अभी मिल गया, अभी मैंने बताया था लहसुन और प्याज दोनों में जो गंध का कारण होता है वो होता है सल्फर। तो ऑप्शन सी यहाँ मिल गया। देखिए प्याज में गंध की उपस्थिति सल्फर। सी अभी हमने डिस्कस किया था इसके पहले के पहले क्वेश्चन में। अब आते हैं नमकीन जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? क्वेश्चन पे आता है नमकीन जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 24 नंबर क्वेश्चन है, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 1130 मीटर पर सेकंड, 1500 मीटर पर सेकंड, 2850 मीटर पर सेकंड और 1435 मीटर पर सेकंड। तो जो नमकीन जल में जो ध्वनि की चाल होती है 1500 मीटर पर सेकंड, यानी 20 का राइट आंसर हो गया। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। और निर्वात में भी पूछा चुका है, निर्वात में ध्वनि की चाल होती है 0, 0 होती। क्यों? कि निर्वात में कोई भी वातावरण नहीं होता, इसलिए निर्वात में जब वातावरण नहीं होता तो ध्वनि को माध्यम नहीं मिलता, इसलिए उनकी चाल क्या होती है? 0 हो जाती है। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और इसको मानवाधिकार दिवस ही बोलते हैं। मानवाधिकार
अधिकार ऐसे भी पूछ देता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो 15 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर और 21 दिसंबर, सही जवाब क्या होगा? तो मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हर साल 10 दिसंबर को, बी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर, हम लोग कब मिलेंगे? मंडे को मिलने वाले हैं, ठीक रात के 8:30 बजे, जैसे हम वीडियो को लाते हैं 8:30 बजे। तब तक के लिए प्यार दीजिए, बने रहिए कोई परफेक्ट पुस्तक के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। और आप ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो अगर कुछ स्पेशल चाहिए तो आप टॉपिक क्या चीज़ बनाऊँ, ये क्वेश्चन तो आते रहेगा, है ना। अगर आपको स्पेशल किसी में प्रॉब्लम हो रहा है या किसी के बारे में, गुप्त वंश के बारे में मेरे से पढ़ना है या फिर ज्योग्राफी कोई टॉपिक पे पढ़ना है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ इस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएं। अगर आपके वो काफ़ी कमेंट आए, 5-7 कमेंट भी आ गए, तो हम उस पर ज़रूर डिटेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन से पूछे जा सकते हैं उसका वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, वंदे मातरम।